तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। मैं डॉक्टर सुरेश ककरालिया। आज का विषय है धान की सीधी बिजाई कब व कैसे करें। संपूर्ण भारत में धान की खेती मुख्यतः खेत को कई बार जोत कर उसके बाद में खेत में पानी भर कर पडलर या हैरो की सहायता से कद्दू या पाड़े काटने का कार्य किया जाता है। इस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा जुताई का कार्य करना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। इस क्रिया के बाद इस तैयार किए गए खेत में हाथ से धान के छोटे पौधों की रोपाई की जाती है, जिससे काफ़ी संख्या में लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इस परंपरागत धान उगाने के तरीके से वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मुख्य है धान उत्पादन के लागत में लगातार वृद्धि का होना। दूसरा है कृषि श्रमिकों की कमी, जिससे समय पर धान की रोपाई का न हो पाना। तीसरा भूजल स्तर का लगातार नीचे गिरना, जैसे कि पंजाब व हरियाणा राज्य में औसतन 0.75 से 1 मीटर जल स्तर प्रतिवर्ष नीचे गिरता चला जा रहा है। चौथा जो मुख्य कारण है मृदा की भौतिक स्थिति का खराब होना, जिससे आगामी फसल की उत्पादकता में कमी आंकी गई है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों का रुझान धान की सीधी बिजाई की तरफ बढ़ रहा है। इस रुझान को अपनाने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि धान की सीधी बिजाई कब व कैसे करें। तो आइए जानते हैं। गेहूं की कटाई एवं धान की रोपाई के मध्य लगभग 60 दिन का समय होता है। यदि खेत समतल नहीं हो तो गेहूं की कटाई के तुरंत बाद खेत की जुताई कर लेजर लैंड लेवलर मशीन, जिसे कंप्यूटर गोड़ी भी कहते हैं, की सहायता से खेत का समतलीकरण करें। उसके बाद इस समतल किए गए खेत में पानी देकर बुआई तक छोड़ दे। इस दौरान सभी खरपतवारों एवं पिछले साल के धान के बीजों का जमाव हो जाएगा, जिन्हें हल्की जुताई कर या शाकनाशियों का इस्तेमाल कर डीएसआर करने से पहले नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इससे पूर्व सही मृदा का चुनाव बेहद जरूरी है। डीएसआर की बिजाई मध्यम से भारी बनावट वाली मृदाओं में ही करें। हल्की मृदाओं में जिंक एवं लोहे जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखने को मिली है। जिसे अगली मुख्य क्रिया है किस्मों का चयन। डीएसआर के लिए ज्यादातर धान की किस्मों को लगाया जा सकता है, लेकिन कम अवधि वाली किस्में डीएसआर के लिए उपयुक्त रहती है। बासमती धान के लिए किस्मों में जैसे पीबी 1121, पीबी 1718, पीबी 1509, पीबी 1, पीबी 2511, सीएसआर 30, मोटे एवं हाइब्रिड धान में अराइज गोल्ड 6129, अराइज 6444, पीआर 114, पीआर 126, पीआर 128, पीआर 129, आरएच 664 आदि किस्मों को लगाया जा सकता है। डीएसआर में इन किस्मों को लगाने का उपयुक्त समय मानसून आने से 15 दिन पहले का है, जिससे बीजों का जमाव आसानी से हो जाए। डीएसआर में इन किस्मों को लगाने के लिए बीज की मात्रा 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रखनी चाहिए। बुआई से पहले इन बीजों को कवकनाशकों से उपचारित जरूर कर ले। 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 10 ग्राम कार्बेंडाजिम के साथ 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन का 10
लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों को 12 से 14 घंटे तक उपचारित करें। इसके बाद इन्हें 2 से 3 घंटे छाया में सुखाएं, जिससे बुआई के समय बीज आपस में चिपके नहीं। बीजों को उपचारित करने के बाद मशीन को इस तरह से सेट या कैलिब्रेट करें ताकि मशीन 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से बिजाई करे। डीएसआर की बिजाई के लिए वैसे तो इंक्लाइंड प्लेट लगी मशीन की सहायता से किया जाता है, लेकिन यह मशीन नहीं हो तो जीरो ड्रिल मशीन या हैपीसीडर मशीन की गरारियों को बदलकर बीज वाले रोलर की गति को नियंत्रण कर 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से सेट कर सकते हैं। बीज के कैलिब्रेशन के बाद बीज की गहराई को नियंत्रण करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धान के अच्छे एवं संपूर्ण जमाव के लिए ड्राई डीएसआर की गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर एवं 72 डीएसआर की गहराई 2 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बिजाई प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ड्राई डीएसआर में तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए एवं 72 डीएसआर में 7 से 10 दिन के बाद पानी लगाना चाहिए। इसके बाद डीएसआर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है खरपतवारों का नियंत्रण, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। खरपतवारों के प्राथमिक नियंत्रण के लिए स्टेल सीड बेड विधि से उगाकर बिजाई से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद पानी लगाने के 24 घंटे के भीतर पेंडेमेथलिन का स्प्रे 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से करें ताकि शुरुआती समय में उगने वाले खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सके। तो आइए जानते हैं कि डीएसआर में मुख्य खरपतवारों का नियंत्रण कब व कैसे करें एवं किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे मुख्य बात है सही हर्बिसाइड का चुनाव। यह चुनाव फसल में विद्यमान खरपतवारों के आधार पर ही करना चाहिए, यह एक्सपर्ट की राय के आधार पर करना चाहिए। दूसरा है हर्बिसाइड की सही मात्रा का प्रयोग। तीसरा है स्प्रे में प्रयोग होने वाली पानी की सही मात्रा, जो लगभग 120 से 150 लीटर प्रति एकड़ के लिए होनी चाहिए। चौथा, स्प्रे की गति एक समान होनी चाहिए जिससे सभी खरपतवारों पर हर्बिसाइड्स का स्प्रे एक समान हो सके। पांचवा है नोजल का चयन। हर्बिसाइड स्प्रे के लिए हमेशा फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो सके तो पावर पंप स्प्रेयर का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ एक बूम नोजल की जगह 3 बूम वाली नोजल का ही प्रयोग करें, जिससे समान रूप से खरपतवारों पर हर्बिसाइड का स्प्रे हो सके। इन बातों का ध्यान में रखते हुए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि हर्बिसाइड का स्प्रे कब कब करना चाहिए। पहला स्प्रे धान के बीजों के अंकुरण से पहले यानी बुआई के 24 से 36 घंटों के भीतर पेंडेमेथलिन नामक हर्बिसाइड का स्प्रे 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। दूसरा स्प्रे के लिए बिस्पायरिबेक यानी नोमिनी गोल्ड 100 ml प्रति एकड़ एवं पायरोजोसल्फ्यूरोन यानी साथी 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलाकर बुआई के 20 से 25 दिन बाद फ्लैट फैन नोजल की सहायता से स्प्रे करें। ध्यान रखें, स्प्रे करते समय मौसम साफ हो एवं खेत में पर्याप्त नमी हो। स्प्रे करने के 48 घंटे बाद ही सिंचाई करें। इससे लगभग 1 वीक में सभी घास वाले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार एवं सेजेज का आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। ध्यान रखें, प्री इमरजेंस में पेंडेमेथलिन एवं पोस्ट इमरजेंस में नोमिनी गोल्ड प्लस साथी का स्प्रे जरूर करें। खरपतवारों की बात करें तो धान की सीधी बिजाई में वर्षा ऋतु वाले सभी खरपतवार हो सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा खरपतवार जो डीएसआर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें मुख्य है साइप्रस डिफॉर्मिस जिसे नागरमोथा कहते हैं, साइप्रस इरिया डिल्ला, साइप्रस रोटंडस मोथा, इकाइनोकुला कुर्सुगली सावक, इकाइनोकुला कुलोना जंगली धान छोटा सावक या सामक, लेप्टोक्लोवा चाइनेंसिस भोयली मकड़ा आदि है। इसमें मोथे एवं डिल्ले के नियंत्रण के लिए अजीमोसल्फ्यूरोन 24 से 28 ग्राम, इथोक्सीसल्फ्यूरोन सनराइज 50 से 55 ग्राम,
एवं हेलो सल्फ्यूरोन परमिट 36 ग्राम प्रति एकड़ की दर से एक हर्बिसाइड का स्प्रे करें। घास वाले खरपतवार जैसे छोटी सांप, बड़ी सांप, मकड़ा, जंगली दान आदि के नियंत्रण के लिए साई हेलो फोक क्लींचर 400 ml, फिनोक्सीप्रोप सेफनर, राइस स्टार 500 ml प्रति एकड़ की दर से कोई भी एक हर्बिसाइड का स्प्रे करें। इसके बाद भी कुछ खरपतवार बच जाते हैं तो उन्हें हाथ से उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। डीएसआर में सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें? धान की सीधी बिजाई में खेत में लगातार पानी भर कर रखने की आवश्यकता नहीं है। पहली सिंचाई बिजाई के 12 घंटे के अंदर हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि समुचित बीजों का जमाव हो सके। इसके उपरांत बीजों के जमाव से लेकर 25 दिनों तक खेत में नमी बनाई रखनी चाहिए। इसके बाद खेत में महीन दरारें, हेयर क्रैक्स आने पर सिंचाई करनी चाहिए, यानी लगभग 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु होने पर सिंचाई रोक देनी चाहिए। डीएसआर में उर्वरकों का प्रबंधन कैसे करें? किसी भी फसल की अच्छी उत्पादकता के लिए उर्वरकों का उचित प्रबंधन बेहद जरूरी है। मोटे एवं हाइब्रिड धान के लिए प्रति एकड़ में फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा 24 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं जिंक की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय डाल देनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 60 से 65 किलोग्राम डालनी चाहिए, जिसका 25% भाग बुआई के समय एवं बाकी 2 भाग टिलर बनते समय एवं पेनिकल निकलते समय डालनी चाहिए। वैसे डीएसआर में नाइट्रोजन को 20, 40 एवं 60 दिन पर डालने के भी अच्छे परिणाम मिले हैं। साधारण तौर पर डीएसआर में जिंक एवं लोहे की कमी परंपरागत धान के बजाय ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए जिंक की कमी के लक्षण दिखते ही जिंक सल्फेट का 0.5% की दर से स्प्रे करें। यदि आयरन की कमी के लक्षण दिखते हैं तो 0.5% फेरस सल्फेट का स्प्रे करें। यदि कमी के लक्षण ज्यादा हो तो 7 दिन के अंतराल पर दोबारा स्प्रे करें। बासमती धान के लिए मोटे एवं हाइब्रिड धान में प्रयोग किए गए पोषक तत्वों की आधी मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए एवं जिंक की मात्रा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। धान की फसल में नाइट्रोजन का संतुलन मात्रा में प्रयोग करने के लिए ग्रीन शेकर या लीफ कलर चार्ट का उपयोग करना चाहिए। धान की सीधी बिजाई में कीड़ों एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए परंपरागत धान में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। डीएसआर की कटाई का समय लगभग पारंपरिकगत धान की कटाई के 10 दिन पहले किया जा सकता है, जब दानों का रंग हल्के भूरे रंग का या दानों में 25% नमी रह जाए तो कंबाइन मशीन की सहायता से धान की कटाई करें एवं सुरक्षित स्थान पर धान के बीजों का रखरखाव करें। स्टोर करते समय धान के बीजों में नमी लगभग 14% से कम होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए पर दिए गए पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर आप डीएसआर जो धान की सीधी बिजाई है, अगर आप वो लगाना चाहते हो या वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसमें मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने जिस खेत में आप डीएसआर कर रहे हो, क्या आपका खेत वो लेवल है? नहीं है तो उसको आपने अपना लेजर लेवल से उसको लेवल करना है। दूसरी बात, अगर आपके जब तक आपका जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का और उसकी जो क्वांटिटी है वो आपने 8 से 9 किलो 1 एकड़ के अंदर डालनी है।
और मुख्य तीसरी बात जो है कि उसके अंदर जो आपका ये वीडिसाइड है, जो आपका घास फूस है, आपने घास की जो रोकथाम, उचित रोकथाम के लिए उसका प्रबंधन जरूरी करना है। मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अगर आप DSR करना चाहते हो तो ये मुख्य 3 बातों का आपने अवश्य ध्यान देना है। धन्यवाद। खरपतवार 1 महीना इसको पूरी देखभाल, जैसे हम अपनी पनीरी की रखते हैं, इस तरीके से रखें। पहले तो हमें उपचारित बीज की सही मात्रा खेत में डालनी चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि खेत में वीड उग रहे हैं और उनकी पहचान करके सही दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सही हर्बिसाइड डालने पर उस वीड की रोकथाम हो सके। सबसे पहले खेत लेवल होना चाहिए और नंबर 2 उसमें पतला पानी देना चाहिए जब आपको बीज बोना है। और नंबर 3 उसमें जो स्प्रे का टाइम है, जो कबाड़े के स्प्रे का टाइम है, वो टाइम टू टाइम जो टाइम है उसका वो एग्जैक्ट टाइम ही होना चाहिए। DSR के लिए हमारा खेत समतल होना बहुत आवश्यक है और इसमें खरपतवार नाशक का छिड़काव भी समय पर होना चाहिए। बीज का जमाव बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई करने के लिए आपका मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपको बिजाई से पहले एक पानी छोड़ना है खेत के अंदर। दूसरा, बीज की गहराई का बहुत ध्यान रखना है। तीसरा, खेत में पेंडीमेथलिन का स्प्रे करना 48 आवर्स के अंदर। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सा दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।